Priyanka. Welcome back to my YouTube channel. So today I am here with a new topic, that is the Consumer Protection Act. तो अब इस वीडियो में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली होता क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, किस चीज़ के लिए होता है और कैसे यूज़ किया जाता है, और अगर कोई वॉयलेट करे तो उनको कैसे पनिशमेंट मिलती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ गाइज़, अगर आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे अपनी ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करके फॉरवर्ड कर दूँगी मैसेजेस। एंड आपको मैं पीडीएफ बना के सेंड कर दूँगी आपकी ईमेल आईडी पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है। यस, so basically Consumer Protection Act 1986 is an act of the Parliament of India enacted in 1986 to protect the interest of the consumer of India। तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 के अंदर इनैक्ट हुआ था पार्लियामेंट के थ्रू, ताकि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के साथ अगर कुछ भी लॉस होता है कंज्यूमर को, क्योंकि पहले एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर बहुत होता था, तो उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था। लेटर इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और फिर 2019 के अंदर अमेंडमेंट्स हुए जिसकी वजह से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसका नाम चेंज करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रख दिया था। The act was passed in assembly in October 1986 and came into force on December 24, 1986। तो बेसिकली जो एक्ट था वो अक्टूबर 1986 के अंदर असेंबली में आया था और दिसंबर 24, 1986 के अंदर उसको फोर्स में लाया गया था, उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया था दिसंबर 24 से 1986। आई होप आप सबको इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं मीनिंग्स के साथ। तो सबसे पहला है हमारा कंज्यूमर ऑफ गुड का मीनिंग, कि बेसिकली कंज्यूमर होता क्या है, उसका काम क्या होता है और वो कैसे अपना रोल प्ले करता है एज अ कंज्यूमर। तो देखते हैं क्या होता है। एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, कोई भी पर्सन अगर कोई भी सामान खरीदता है और बदले में कोई भी कंसिडरेशन देता है तो उसको बोला जाता है कंज्यूमर। एक्सेप्शन होती है इसकी, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल इज़ नॉट अ कंज्यूमर। अगर जो पर्सन अपने खुद के यूज़ के लिए चीज़ नहीं ले रहा, परचेज़ नहीं कर रहा खुद के यूज़ के लिए, रीसेल पर्पस के लिए वो चीज़ को परचेज़ कर रहा है, तो उसको कंज्यूमर नहीं माना जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर होलसेलर रिटेलर को सामान बेच रहा है, रिटेलर ख़रीद रहा है और लेकिन वो खुद के पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर रहा उस चीज़ को, वो आगे रीसेल करेगा उस गुड को, तो वो यहाँ पे कंज्यूमर नहीं माना जाता। कंज्यूमर ऑफ गुड का एग्जाम्पल है बाइंग अ कार टू ड्राइव फॉर इट्स लाइवलीहुड, मतलब उसने एक पर्सन ने कार खरीदी अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, तो ये हमारा कंज्यूमर ऑफ गुड का एग्जाम्पल होगा। आर नेक्स्ट डिफाइन इज कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। तो कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज क्या होता है? एनी पर्सन हु बाय और अवेल एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन, मतलब वो पर्सन जो कोई भी सर्विस को या तो खरीदे या फिर अवेल करे और कंसिडरेशन दे बदले में, उसको बोला जाता है कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज हमारी बहुत सारी होती हैं, लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो किसी भी फॉर्म में सर्विस हो सकती है। तो कंज्यूमर ऑफ सर्विस कौन होता है? वो पर्सन जो कि सर्विस को खरीदे और कोई कंसिडरेशन दे, कोई अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पे करे, तो वो हमारा कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज माना जाता है। इसकी एक्सेप्शन है, अ पर्सन हु रिसीव्स मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ नॉट अ कंज्यूमर। एक्सेप्शन के अंदर हमारी वो लोग आते हैं जो लोग मेडिकल सर्विसेज को यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस को, बेसिकली नॉट मेडिकल, ऑल गवर्नमेंट सर्विस जिसमें उनको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता कंसिडरेशन का, तो वो लोग हमारे कंज्यूमर ऑफ सर्विस के अंदर काउंट नहीं होते हैं। कंज्यूमर ऑफ सर्विस वही लोग होते हैं जो खरीदते हैं और बदले में कुछ कंसिडरेशन देते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंज्यूमर होता क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है, आइए देखते हैं।
तो ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा और बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, दैट इज़ हु इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर होता कौन है? अभी हमने पढ़ा कंज्यूमर ऑफ गुड्स और कंज्यूमर ऑफ सर्विस, इसके अंदर बस हमारा वही चीज़ है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। सेक्शन 2(1)(d) ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 defines any person who buy any goods for consideration which has been paid or will be paid. Second, hires or avail any services for a consideration which has been paid or will be paid. Third, it does not include a person who obtains good for resale or any other commercial purposes. तो जो भी हमने कंज्यूमर ऑफ गुड और कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज के अंदर पढ़ा, इसके अंदर भी वही है। तो क्या बेसिकली हमने क्या चीज़ पढ़ी इसके अंदर कि जो सेक्शन 2(1)(d) है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो ये बोलता है कि कंज्यूमर कौन होते हैं? वो पर्सन जो कि कोई भी गुड को ख़रीदे और बदले में कोई पैसे दे, या फ्यूचर में देगा या पास्ट में दे चुका है, तो ये चीज़ वो हमारा कंज्यूमर माना जाता है। सेकंड, कोई भी सर्विस ख़रीदे और उसके बदले में पैसे दे या दे चुका हो या कभी फ्यूचर में उसको पे करेगा, तो वो हमारा कंज्यूमर माना जाता है। और थर्ड, इसकी एक्सेप्शन है, थर्ड बोला गया है थर्ड में कि वो पर्सन इंक्लूड नहीं होता, उसको एज ए कंज्यूमर नहीं माना जाता जो कि कोई भी सामान खुद के लिए नहीं खरीदता। वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर सामान खरीद रहा है या फिर रीसेल पर्पज़ के लिए सामान खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। कंज्यूमर के एसेंशियल्स, कंज्यूमर होने के एसेंशियल्स यही हैं कि वो खुद के लिए ख़रीदे और कंसिडरेशन पे करे। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी डेफिनेशन गुड्स। यस, तो आइए गुड्स की डिफ़ाइन देखते हैं। सेक्शन 2(1) ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंस गुड्स मीन्स गुड एज डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो बेसिकली जो गुड्स की डिफ़ाइन है वो आप लॉ ऑफ कंट्रैक्ट के टॉपिक सेल्स ऑफ गुड में भी पढ़ोगे, जो जिसकी एक अलग से बुक है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, और उसके अंदर से ही हमने इस डेफिनेशन को लिया हुआ है और वहीं से हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, मतलब वो सारी प्रॉपर्टी जो मूवेबल होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सकती है, वो सारी की सारी हमारी गुड्स के अंदर काउंट होती हैं। एक्सेप्शन है इसकी सिर्फ मनी और एक्शनेबल क्लेम्स, बस ये दो चीज़ें हमारी गुड्स के अंदर काउंट नहीं होती हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी क्या मानी जाती हैं? गुड्स जो कि मूवेबल। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्विसेज की। बेसिकली सर्विसेज जो है वो सेक्शन 2(1)(o) के अंदर डिफाइन है। आइए देखते हैं क्या होता है। सेक्शन 2(1)(o) ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंस सर्विसेज। Services means service of any description which is made available to potential users। मतलब सर्विसेज का मतलब होता है कि कोई भी सर्विस जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हो सकती है और वो यूज़र्स को अवेलेबल हो, मतलब उनको उनके लिए हो वो चीज़, एंड इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़। और इसके अंदर फैसिलिटीज़ को इंक्लूड तो करती है लेकिन कभी भी लिमिटेड फॉर्म में नहीं होती है ये। इन कनेक्शन विद बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। तो इसके अंदर हमारी बैंकिंग फैसिलिटी, फाइनेंस, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि इसके अंदर कवर की जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किए है इस वीडियो में। आजकल मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगी राइट्स ऑफ कंज्यूमर, एसेंशियल ऑफ कंज्यूमर, साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इन 4 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या अगर आपको, मैंने कमेंट्स में पढ़ा था आपने कि काफ़ी लोगों को नोट्स चाहिए, तो जिसको भी नोट्स चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी आईडी लिख सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।